करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। और मैं मुदस्सिर याकूब एनए न्यूज के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौजूआत पे बात होगी और साथ ही में आपको बताएंगे कि दिफाई माहिरीन का यह मानना है कि इस्राइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें जीत नहीं सकता। वो वजूहात क्या बता रहे हैं आज के प्रोग्राम में उस पर बात होगी। और साथ ही में ईरानी मीडिया की तरफ से आने वाली खबरें बता रही हैं कि जिस तरीके से ईरान ने लगातार पलटकर वार कर दिया है इस्राइल पे और अमेरिका के ठिकानों पे, उसकी वजह से ईरान ने इस्राइल और अमेरिका का बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। और साथ ही में यह खबर भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से अभी जंग चल रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राइल चाहते हैं कि जंग बंद हो जाए, लेकिन ईरान को वो आमादा नहीं कर पाते हैं। ये आज के मौजूआत रहेंगे आज के प्रोग्राम में। और मकामी खबरों के हवाले से आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी आज 6 साल की हो गई और इन 6 सालों में उन्होंने क्या कुछ खास किया। ये आज के अहम मौजूआत हैं जिनके बारे में आज बात होगी। और सबसे बड़ी बात आज के प्रोग्राम में, जो हम प्रोग्राम के आगाज में जो है इस पे बहस करेंगे, इस पे बात करेंगे, वो ये कि किस बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल के अंदर ईरान ने तबाही मचा दी और ईरान ने जिस बड़े पैमाने पर अमेरिका के फौजी अड्डों को तबाह किया और इस्राइल के शहरों में इस्राइल के लोगों को ही गाजा की याद दिला दी, उससे यह सामने आ रहा है कि अब इस्राइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि किसी बहाने से ईरान माने और जंगबंदी हो जाए और वहां से अमेरिका और इस्राइल को ऑनरेबल एग्जिट मिले। लेकिन वहीं पे ईरान ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि जिन छोटे बच्चों को जिस स्कूल में शहीद किया गया उनका बदला लिए बगैर कभी जंग बंद नहीं हो सकती। और वहीं पे आपको यह बता दूं कि अमेरिका को जोरदार झटका कब लगा, जब ईरान ने अमेरिका का सबसे खतरनाक दिफाई निजाम उड़ा दिया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 की खबरें सामने आ रही है कि 7 दिफाई निजाम अमेरिका के, जो दुनिया भर में मशहूर हैं, मजबूत बताए जाते हैं और सबसे खतरनाक बताए जाते हैं, उसे पलक झपकते ही ईरान के मिसाइलों ने उसके परखंजे उड़ा दिए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हालिया कशीदगी के दौरान ईरान ने अमेरिका और इस्राइल के दिफाई निजाम को बड़ा धचका पहुंचाते हुए खत्ते में कायम मुतअद्दिद राडार और कम्युनिकेशन तंसीबात को निशाना बना दिया। और यह कोई छोटी खबर नहीं है कि अमेरिका थार्ड, जो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, कभी कभी दुनिया सोचती थी कि क्या अमेरिका के थर्ड सिस्टम को कोई छू भी सकता है। और आज ईरान ने उसी थर्ड सिस्टम को तबाह कर दिया, जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है और माना जाता है कि यह सबसे ज्यादा मजबूत है पूरी दुनिया में। उसको ईरान ने 2 मिसाइल दागकर उड़ा दिया। और सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 7 थर्ड को ईरानी मिसाइलों ने जो है उड़ा दिया। यह खबर सामने आ रही है। और इस सवाल से आपको बता दूं कि ईरानी सरकारी और नीम सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के नतीजे में मशरिकी वुस्ता में अमेरिका और इस्राइल से मुंसलिक कम से कम 7 अहम राडार और निगरानी के मराकिज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए हैं, यानी उन्हें नाकारा कर दिया गया है। और इससे अब ईरान को क्या फायदा होगा? ईरान को यह फायदा होगा कि अब वो जिस सिम्मत में चाहे, जहां पे चाहे, जिस जगह को चाहे, उसे वो अपना अहदाफ बना सकता है। इन तंसीबात को अमेरिकी मिसाइल दिफाई निजाम का अहम हिस्सा करार दिया जाता है, जो खत्ते में मिसाइलों की निगरानी और इनके ताकुब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि थर्ड सिस्टम जो है, इसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं और ये अमेरिका को बड़ा झटका कैसे है। अमेरिका कहता है पूरी दुनिया को कि मेरे पास सबसे घातक हथियार हैं, मेरे पास सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। और थर्ड जो है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जब कोई मुल्क अमेरिका पे हमला करेगा, मिसाइल दाग देगा अपनी सरजमीन से अमेरिका के लिए,
अमेरिका को पहले ही पता चल जाएगा कि मिसाइल जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, वो इस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यह सिस्टम आने वाले मिसाइल को देखता है और एक मिसाइल यहां से छोड़ देता है जो उस मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देता है। उसका मतलब यह है कि अमेरिका को पूरा यकीन है कि कोई भी मुझ पे मिसाइल दागेगा तो मैं अपने थाड़ का इस्तेमाल करूंगा और आने वाले जो दुश्मन का मिसाइल होगा उसे हवा में ही तबाह कर दूंगा, और इस तरीके से अमेरिका की सरजमीन पे या उसके फौजी अड्डों पे कभी मिसाइल नहीं गिरेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन किया क्या? हुआ यह कि ईरान ने इसी सिस्टम को तबाह कर दिया, अमेरिका के इसी सिस्टम को तबाह कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि आपकी जो गलतफहमी है कि मेरे पास थाड़ है, अब देखो जी मैं यहां से फतह 1 छोड़ रहा हूं और आपका ये थाड़ हवा में नजर नहीं आता बल्कि ये दुआ हो जाता है। आपका जो थाड़ सिस्टम है वो दुआ हो जाता है और आपके पास जो सिस्टम था कि वो दुश्मन मुल्क से आने वाले मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दे, अब देखो हमने ऐसा मिसाइल दागा कि आपका ये सिस्टम नाकारा हो गया। और बेशतर मुबस्सिरीन और माहिरीन अब ये कहते हैं, दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि कई इलाकों में जहां पे थार्ड सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया, अब वहां पे अमेरिका लिटरली अंधा हो चुका है। उसके पास वहां पे कोई दिफाई निजाम नहीं कि वो आने वाले मिसाइल को जो ईरान की तरफ से छोड़े जाते हैं उनको रोका जा सके। जो ये मिसाइलों को खित्ते में नाकारा बनाने के लिए थार्ड सिस्टम थे, अब तो वो नाकारा हो गए। ईरानी मीडिया का कहना है कि इन हमलों के दौरान उर्दुन में वाक़ा अमेरिकी फिजाई अड्डे पर नस्ब मिसाइल जदीद अमेरिकी दिफाई निजाम थार्ड राडार सिस्टम को निशाना बनाया गया, जिसकी मालियत तकरीबन $300 मिलियन बताई जाती है। $300 मिलियन का नुकसान अमेरिका को जब ईरान ने एक मिसाइल दागा और एक थार्ड को तबाह कर दिया। लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं कि 7 दिफाई निजाम ईरान ने जमीन बोस कर दी है। अब बताइए अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा। एक की मालियत तकरीबन $300 मिलियन बताई जाती है, तो इस हिसाब से $18 मिलियन की तबाही अमेरिका सिर्फ इन थार्ड की वजह से देख चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राडार बैलिस्टिक मिसाइलों की बरवक्त निशानदी और इन्हें रोकने के निजाम में मरकजी किरदार अदा करता है। ईरानी ज़राए के मुताबिक इन हमलों का मकसद खत्ते में अमेरिका और इसराइल के दिफाई नेटवर्क को कमजोर करना था, ताकि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ कायम दिफाई हिसार को मुतासिर किया जा सके। दूसरी जानिब अमेरिकी या इसराइली हुक्काम की जानिब से अभी तक इन तमाम दावों की मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आएगी भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर बेशतर मीडिया या तो इसराइल के कंट्रोल में है या फिर अमेरिका के कंट्रोल में, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों को तबाह कर दिया, उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, और जिस तरीके से इसराइल के अंदर गाजा की याद जो है दिला दी और गाजा के मनाजिर इसराइल के अंदर दोहरा दिए। हम जानते हैं कि इसराइल कंट्रोल्ड मीडिया, अमेरिका कंट्रोल्ड मीडिया कभी भी इन खबरों को जो है मंजर आम पर लाने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन जो जराया बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया बता रहा है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं और जो ईरान की तरफ से ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस जंग में अब तक ईरान का पल्ला भारी है। ईरान झुका नहीं, ईरान रुका नहीं और ईरान ने जवाबी वार जो है जारी रखा है। और इस जवाबी वार में अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान। अब ट्रंप अपनी सेनेट से कहते हैं कि इस जंग के लिए हमें और पैसे चाहिए, और कंपनियों को कहता है कि आप दिन रात काम करो, हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। क्योंकि खबरें यह भी हैं कि जो इसके इत्तेहादी हैं मिडिल ईस्ट में, उनके पास ईरान की तरफ से दागने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर भी खत्म हो रहे हैं। और अब अमेरिका और इसराइल दूसरे ममालिक के राब्ते में है और उनसे कहता है कि आप किसी तरीके से ईरान को मनाओ ताकि वो जंगबंदी करे। अब उसकी कोशिश यह है कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन ईरान जंगबंदी के लिए तैयार नहीं जब तक वो उसके मुताबिक अपने शहीदों का बदला नहीं लेता। ताहम
बानुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से चंद फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने की इतलात जरूर दी गई है। तजियाकारों के मुताबिक अगर ईरान के ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये मशरिक वस्ता में अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम के लिए एक बड़ा दचका तस्वुर किया जा रहा है और खित्ते में जारी कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो सकती है। और वहीं पर यह खबर भी सामने आ रही है कि जितने भी अमरीकी फौजी ईरान के हमले में मारे गए हैं, अब उनकी लाशें अमेरिका पहुंचाई जा रही है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो भी फौजी 200 के करीब अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं ईरानी हमले में अमेरिका के 200 के करीब फौजी हलाक हो चुके हैं और उन्हें उनकी लाशें अब अमेरिका वापस जो है ले जाई जा रही हैं। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 200 अमेरिकी फौजी हलाक और जबकि मुतअद्दिद जो है जख्मी बताए जाते हैं। अब जो ईरानी फौज के तर्जमान के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अहदाफ पर जवाबी हमले किए जिससे अमेरिकी फौजियों को भारी नुकसान पहुंचा और लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस दावे की तस्दीक नहीं की है और आजाद जराये से भी इस तादाद के मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई है। इसीलिए इसे ज्यादातर मुबस्सिरीन ईरानी दावे ही करार दे रहे हैं। जंग की मौजूदा सूरत हाल अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई फौजी और तेल के मराकिज पर हमले किए। ईरान ने जवाब में खलीज के इलाकों में अमेरिकी अड्डों और इत्यादि मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। मुख्तलिफ ममालिक में तनाव बढ़ गया है और तेल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे साथी रफी भट्ट, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको यह भी बताएंगे कि बहुत सारे मुबस्सिरीन का यह कहना है कि अमेरिका इसराइल ईरान के खिलाफ यह जंग नहीं जीत सकता। अमेरिका और इसराइल कभी भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते हैं, ऐसा जो है बहुत सारे मुबस्सिरीन का कहना है। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि क्या अमेरिका और इसराइल ईरान को शिकस्त दे सकते हैं। मशरिक वस्ता में जारी जंग ने दुनिया को एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या अमेरिका और इसराइल वाकई ईरान को शिकस्त दे सकते हैं? बहुत से दिफाई माहिरीन कहते हैं कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग स्ट्रेटजी, बर्दाश्त और वक्त से जीती जाती है। और यही वो नुक्ता है जिस पर मारूफ दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी जोर देते हैं। साहनी के मुताबिक इस जंग में ईरान को लाजमी तौर पर अमेरिका या इसराइल को शिकस्त देना जरूरी नहीं। अगर ईरान अपनी खुदमुख्तारी और रियासती ढांचे बरकरार रखता है तो वो जंग नहीं हारेगा। यानी इस जंग की तारीफ ही मुख्तलिफ है। पहला नुक्ता जो सामने आता है, ईरान एक 5000 साला तहजीबी रियासत है जिसकी कौमी शिनाख्त और रियासती ढांचा इंतहाई मजबूत है। और खातिन और हज़रात, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपने देखा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था, वहां से फौजी इनखला कर रहा था, तो साथ ही में हमने देखा कि बहुत सारे लोग तकरीबन 1 लाख के करीब अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे थे। उसके बाद जो है हमने यह भी देखा कि यूक्रेन में जंग शुरू हुई तो बहुत सारे लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे थे। लेकिन यह खबर हमने कहीं पे नहीं सुनी कि जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो वहां के लोग, वहां के रिहायशी खुद का मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और यह इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका के लोग, माफ कीजिएगा, ईरान के लोग ईरानी हुकूमत के साथ खड़े हैं, ईरानी फौज के साथ खड़े हैं। और ये तस्वीर भी सामने आ रही है। मुझसे बात करने के लिए जुड़े हैं मेरे साथी रफी। जी रफी, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और जो कशीदगी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और आज 9 दिन गुजर गए हैं और 9 दिन से लगातार ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान हम देख रहे हैं ये वॉर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले इसने खलीज ममालिक को अपनी जद में लिया था, अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जद में ले रहा है। जिस तरह से आज भी ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हालिया कशीदगी के दौरान ईरान ने अमेरिका और इसराइल के दिफाई निजाम को बड़ा दचका पहुंचाते हुए खिते में कायम मुतअद्दिद जो रडार और जो कम्युनिकेशन तंसीबात थी उनको निशाना बनाते हुए कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले
9 दिनों से वॉर चल रहा है, लेकिन पिछले 6 दिनों से हम देख रहे हैं जो रिटाइलिएशन है, जो जवाबी हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं। खास तौर पे आपको बता दें कि इजराइल के मुख्तलिफ शहर, चाहे तल अवीव की बात करें, चाहे हम यरूशलेम या हाइफा की जब हम बात करते हैं, वहां पे कहीं जो अहम तनसीबात जो इजराइल की है वो वहां पे वाक़या है, और उन पे जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स जो है इस वक्त भी ईरान कर रहा है। और आपको बता दें कि बताया जाता है कि आईडीएफ के हेडक्वार्टर को वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पे इमरजेंसी अभी भी नाफिज है, और कहीं ना कहीं जो सायरन्स की आवाजें हैं वो वहां पे आधे घंटे के बाद ही जो है वो बजती हुई जो है वो सुनाई देती है, और उसके बाद ही वहां के जो लोग हैं उनको बॉम्ब शेल्टर्स में रखा जाता है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों से लगातार यही जो निजाम है वहां पे बना हुआ है, जो नॉर्मल लाइफ है वहां पे वो डिस्टर्ब होके रही है, आम जो इंसानी जो जिंदगी है वो मफलूज होकर वहां पे रह गई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज भी इजराइल की जानिब से जो है वो तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं जो एयर स्ट्राइक है वो की गई, और बताया गया जो ऑयल रिफाइनरी है ईरान की वहां पे काफी नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ईरान स्टैंड है और अमेरिका और इजराइल के जो अहम तनसीबात है उनको निशाना बना रहा है। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो खलीज ममालिक में अमेरिका की मिलिट्री बेसिस बनी हुई है, जो वहां पे असासे अमेरिका के हैं, उनको निशाना बनाते हुए जिस तरह से आज ईरान कह रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वही आपको बता दें कि आज एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि ईरान ने जो है 200 अमेरिकी फौजी की हलाकत जो है वो इस वॉर में अब तक हुई है। मतलब कि 9 दिनों से अब तक 200। रफी आप मेरे साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक अहम मौजू पे जो है बात करते हैं ईरान के हवाले से। क्या आयतुल्लाह खामनाई जिंदा है? इस सिलसिले में जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ज़राए की मुतज़ाद इतलात जो है सामने आ रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बारे में मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है। बाज़ गैर मुसद्दिका इतलात और चंद ज़राए का कहना है कि वो अब भी जिंदा और महफूज हैं, ताहम इस बारे में कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है। कुछ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया इदारों के बाज़ ज़राए का दावा है कि आयतुल्लाह खामनाई हमलों के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे और इन्हें शदीद नुकसान नहीं पहुंचा। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इनके बारे में मुकम्मल मालूमात अवाम के सामने नहीं लाई। ताहम दूसरी जानिब मुतअद्दिद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों के दौरान आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए थे और ईरानी सरकारी ज़राए ने भी इस की मौत की तस्दीक की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह खबर जो है सबसे पहले कैसे सामने आती है कि आयतुल्लाह खामनाई जिंदा हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लकी बिश्त जो कि बहुत अच्छे एजेंट रहे हैं एक खास एजेंसी के भारत में, उनके साथ एक नेशनल मीडिया बातचीत करना चाहता है, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाता है और लकी बिश्त से जब पहला सवाल पूछा जाता है तो लकी बिश्त जवाब में यह कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका आयतुल्लाह खामनी को हलाक करने में नाकाम हो गए हैं और आयतुल्लाह खामनी सही सलामत ईरान के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त ईरान और इसराइल दोनों परेशान हैं कि हम उसको अब कैसे ढूंढें, क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोनों जानते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद नहीं हुए हैं बल्कि जिंदा है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि अगर वो ये जानते हैं तो फिर ये इस बारे में कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये बयान क्यों नहीं देते, तो लकी बिश्त ने जवाब में कहा कि अब अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि हम खामनाई तक नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जब उन्होंने सबसे पहले यह अनाउंस किया था, स्टेटमेंट दी थी कि जो हमने हमला किया उसमें खामनाई को हमने शहीद कर दिया, उसके बाद अब उनकी जलालत जो है पूरी दुनिया में हो जाएगी और लोग कहेंगे कि अमेरिका इसराइल मिलकर हमला करते हैं। तो बताओ जी, इनके पास कौन सी इंटेलिजेंस है? क्या अब इन्हें एक हफ्ते के बाद यह कहना पड़ता है कि हमारा हमला जो है नाकाम हुआ है? यानी जो खबर सामने आ रही है उसमें यही बताया जाता है कि इसराइल और अमेरिका खुद भी जानते हैं कि खामनाई शहीद नहीं हुए हैं बल्कि जिंदा है और इस बारे में लकी बिश्त ने सबसे पहले बात की थी। और आप सोच रहे होंगे कि लकी बिश्त को यह कैसे पता? मैं आपको बताऊं, लकी बिश्त एक रिप्यूटेड रिनाउंड एजेंट रहे हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और जो खुफिया एजेंसीज होती हैं इनके राब्ते आपस में होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब लकी बिश्त खुफिया तौर पे मुल्क के लिए अच्छे काम कर रहे थे, उनके दोस्ताना ताल्लुकात
अमेरिका और इसराइल की एजेंसियों से रहे होंगे और उनके दोस्त वहां पे मौजूद हैं और इनकी बातचीत होती है और उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों को भी पता है कि खामनाई उस हमले में जो है जिंदा बचकर निकल गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आयतुल्लाह खामनाई जिंदा है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और जराया की मुतजाद इतलात ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बारे में मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है। बाज गैर मुसद्दिका इतलात और चंद जराये का कहना है कि वो अब भी जिंदा है और महफूज है, ताहम इस बारे में कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है। और मैं आपको बताऊं कि बेशतर अब लोग जो हैं या एजेंसी जो है वो भी ये सोच रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनी जिंदा है और ये ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका को जलील करने के लिए, उनको चकमा देने के लिए जो है एक चाल चली गई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और इसराइल ने जो मिलकर ईरान पर हमला किया है वो उन्हें खुश करने के लिए इब्तदाई तौर पे एक चाल के तौर पर बताया गया था कि वो इसमें शहीद हुए हैं। यानी अगर यह खबर सही है और जो लकी बिश्त ने जो दावा किया है और जो वो खुद कह रहे हैं कि अमेरिका की एजेंसीज और इसराइल की एजेंसीज खुद भी जानती हैं कि आयतुल्लाह खामनी जिंदा है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान ने जो है एक बहुत बड़ी चाल चली ताकि वो अमेरिका और इसराइल की कामयाबी को पूरी दुनिया में रुसवा करे। क्योंकि यह बात समझनी होगी कि अमेरिका और इसराइल ने सबसे पहला जो हमला ईरान के ऊपर किया, उन्होंने यह दावा किया कि हमारा जो टारगेट था कि वहां की रिजीम चेंज करनी है, वहां की हुकूमत चेंज करनी है, वहां की लीडरशिप चेंज करनी है। और फिर पहले ही हमले में उन्होंने दावा किया कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अब यह दावा कर रहे हैं कि अब जो है ईरान में वही हुकूमत आएगी जो हम चाहते हैं। ऐसा दावा जो है अमेरिका कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या यहां पे ईरान ने सबसे बड़ी दुश्मन के खिलाफ चाल चली? क्या ईरान अपने दुश्मन को पूरी दुनिया में रुसवा करना चाहता है? एक तरफ 7 दिफाई निजाम अमेरिका के ईरान तबाह कर चुका और दूसरी तरफ उनकी चालों को भी तबाह करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है उसे यही लगता है कि ईरान अकेले ही अमेरिका और इसराइल दोनों ममालिक पर भारी पड़ रहा है। कल तक वो ईरान जो 7 ममालिक के साथ अकेले लड़ रहा था, आज अमेरिका और इसराइल को न सिर्फ फौजी कैपेबिलिटी दिखा रहा है बल्कि चाल कैसे खेली जाती है यह भी सामने आ रहा है। यानी क्या ईरान एक ऐसी चाल चल रहा है जिसकी वजह से न वो सिर्फ फौजी ताकत जो है पूरी दुनिया को दिखा रहा है और गाजा के मनाजिर जो हैं वो इसराइल के अंदर दोहरा रहा है और अमेरिका के फौजी अड्डू को तबाह कर रहा है और उनका सबसे मजबूत दिफाई सिस्टम तबाह कर रहा है। बल्कि एक और चाल सामने कि खामनाई को जो सबसे पहला अटैक किया गया था, खामनाई के ऊपर किया गया था और जिसके बारे में अमेरिका और इसराइल ने दावा किया था कि यह एक कामयाब हमला था और ईरान के अंदर रिजीम अब चेंज होगी, तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जलालत यह हो सकती है अमेरिका और इसराइल के लिए कि उनका पहला हमला ही नाकाम रहा। सिर्फ नाकाम ही नहीं रहा बल्कि पलटकर वार जो ईरान ने कर दिया उसकी वजह से दोनों ममालिक को अब तक मुंह की खानी पड़ी। तो सबसे अहम सवाल आज के प्रोग्राम में यही है कि लकी बिश्त ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के खुफिया इदारे खुद जानते हैं, अमेरिका और इसराइल की हुकूमत खुद जानती है कि खामनाई अभी जिंदा है, उन्हें शहीद नहीं किया गया। लेकिन ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है उसके दुश्मन ममालिक के खिलाफ। तो क्या ईरान अपने दुश्मनों को न सिर्फ फौजी सबक सिखाना चाहता है बल्कि चालें कैसे चली जाती है वो भी सिखाना चाहता है? क्या आयतुल्लाह खामनाई जिंदा है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और जराया की मुतजाद इतलात ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बारे में मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है। बाज गैर मुसद्दिका इतलात और चंद जराया का कहना है कि वो अब भी जिंदा और महफूज हैं, ताहम इस बारे में कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। कुछ बैनुल अक़वामी और इलाकाई रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया इदारों के बाज जराया का दावा है कि आयतुल्लाह खामनाई इन हमलों के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे और इन्हें शदीद नुकसान नहीं पहुंचा। और मैं आपको यह भी बताऊं कि जो खामनाई की आखिरी रसूमात की बात हुई थी ईरान में, उस बारे में आपको याद दिला दूं कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आई, टीवी पे नहीं आई। तो क्या वाकई ईरान जो है एक बहुत बड़ी चाल चल रहा है अपने दुश्मनों के खिलाफ?
रफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पे बात करने के लिए। जी रफी, रिपोर्ट सामने आ रही है और खास तौर पे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ईरान के साबिक जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई है वो अभी भी जिंदा है और एक सेफ मकाम पे वो मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने खुद बताया कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अमेरिका और इजराइल खुद जानता है, ये लकी बीस्ट के जो अल्फाज थे उन्होंने खुद बताया है कि अमेरिका इजराइल खुद जानता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई अभी भी जिंदा है। जिस तरह से जो दावा अमेरिका और इजराइल की जानिब से किया गया था कि वो जो है उस एयर स्ट्राइक में जो है वो मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह से अब खुद बताया जा रहा है कि वो जिंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान ने भी उसकी तस्दीक की थी और उन्होंने बताया था कि अमेरिका इजराइल की जानिब से जो एयर स्ट्राइक तेहरान में की गई थी उसमें आयतुल्ला अली खामनाई के साथ जो उनकी फैमिली या जो टॉप लीडरशिप उनकी टीम उनके साथ मीटिंग कर रही थी उस वक्त वो भी उसमें हलाक हुए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनाई जिंदा है, अगर ये खबर सही है तो अमेरिका इजराइल के लिए बहुत बड़ा दचका हो सकता है, बहुत बुरी खबर है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 9 दिनों से लगातार ये जंग चल रही है, लेकिन पिछले 6 दिनों से जो जवाबी हमले हैं उन हमलों में काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो देखा जा रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ईरान की जानिब से जो दावा किया गया था और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि उनके पास हाई टेक्नोलॉजी वाले जो हथियार है वो पड़े हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को खबरदार किया था। उन्होंने उनको बताया था कि पुराने जखीरे वाले अभी हथियार जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और जब हम नए जखीरे वाले हथियार इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम हो जाएंगी। और पिछले आपको रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन वादा सादिक की एक और लहर शुरू। तेहरान ने जो है तुलब इसराइल के अंदर तबाही मचाने के मनाजिर सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन वादा सादिक, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की एक और लहर जो है ईरान ने शुरू कर दी है और इसराइल के अंदर आग जो है देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाइव अपडेट्स। ईरान की जानिब से जारी फौजी कार्रवाई ऑपरेशन वादा सादिक 4, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की एक और लहर शुरू होने की इतलात सामने आई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फतह इस मरहले में जो है मिसाइल इसराइल अहदाफ की तरफ दागे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब की एयर स्पेशल फोर्सेस ने इस हमले को जारी जंगी मुहिम का हिस्सा करार दिया, जिसमें इसराइली फौज, तंसीबात और इनके दिफाई मराकज को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि इसराइल के अंदर मजीद तबाही और मजीद नुकसान जो है पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले इस ऑपरेशन की मुख्तलिफ लहरों में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए मुतअद्दिद हमले किए जा चुके हैं। मिसाइलों की नवियत कदर मिसाइल जो है दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुआ है। फतह मिसाइल इसमें जो है अभी इस्तेमाल हो रहा है। ईरान का जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल जो इंतहाई तेज रफ्तार और दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। यानी इस वक्त जो है ईरान इसराइल के अंदर आग बरसा रहा है। क्या तफसीलात है रफी? बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि ईरान की जानिब से ताबड़तोड़ हमले जो है वो इजराइल और जो खलीज ममालिक में अमेरिका की जो फिजाई अड्डे वहां पे मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जो एक और मिसाइलों और ड्रोन्स की एक लहर शुरू की गई है और खास तौर पर आपको बता दें कि इजराइल के हाइफा शहर, तल अवीव और यरूशलेम को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से IDF की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि जो भी इनकमिंग मिसाइल्स है ईरान की जानिब से उनको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम वो उसको यहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कई वीडियो जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं जो मुख्तलिफ जो न्यूज एजेंसीज हैं और उन वीडियोज में सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि तल अवीव के साथ साथ जो हाइफा शहर है वहां पे कैसी तबाही मची हुई है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी वहां के लोग जो है वो बम शेल्टर्स के अंदर ही है और आधे घंटे के बाद ही वहां पे सायरन बजना जो है वो शुरू हो जाती है। और लगभग आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों से वहां पे तमाम तालीमी इदारे जो ऑफिसेज है चाहे वो सरकारी हो या जो प्राइवेट ऑफिसेज है उनको बंद किया गया है और वहां पे तमाम जो एम्प्लॉयज है उनको बताया गया है कि वो अपने घरों से ही वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त इजराइल के हर एक शहर में कहीं ना कहीं जो तशवीश है, खौफ है वो लोगों में पाया जा रहा है। और जिस
तरह से मैंने आपको बताया कि लोगों को वहां पे बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर रखा जा रहा है। जो ही वो बॉम्ब शेल्टर्स के बाहर आते हैं तो आधे घंटे के बाद ही वहां पे सायरन्स की आवाज आती है और लोग जल्दी जल्दी इन बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज दोपहर को एक रिपोर्ट आई थी और बताया गया था कि कहीं ना कहीं इजराइल में जो है नेतन्याहू के खिलाफ वहां पे कई लोगों ने एहतजाज किया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जंग इस वक्त भी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे थे कि शायद से वो एयर स्ट्राइक करेंगे ईरान, खासतौर पे तेहरान शहर पे, और उसके बाद जब वहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई उस एयर स्ट्राइक में मारे जाएंगे, वहां की लीडरशिप मारी जाएगी, तो उसके बाद जो है अमेरिका वहां पे नया सुप्रीम लीडर ईरान का चुनेंगे और वहां पे जो लोग होंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हालात वहां पे वैसे नहीं बने। वहां पे हमने देखा कि जिस तरह से जो खबर सामने आई, बताया गया कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से जो ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की गई उसमें जिस तरह से बताया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हुए हैं और जो उनकी टॉप लीडरशिप उनके साथ थी, चाहे उनकी फैमिली मेंबर्स हो या जो उनके टीम मेंबर्स थे, वो उनके साथ उस बिल्डिंग में जो है मीटिंग कर रहे थे। और बताया गया कि उस स्ट्राइक में वो जो है वो उसमें शहीद हुए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जानते हैं कि दुनिया में कैसे हालात बने थे, और इस वक्त मैंने जिस तरह से आपको बताया कि पिछले 6 दिनों से जो ताबड़तोड़ हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों से ये जंग जो है वो चल रही है, लेकिन पिछले 6 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं जो जवाबी हमले जो है वो ईरान के काफी खतरनाक देखे जा रहे हैं। इन हमलों का जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो आज भी एक बड़ा दावा किया गया और बताया गया कि ये जो हमले इस वक्त किए जा रहे हैं उर्दुन में वाकिया अमरीकी फजाई अड्डे पर जो है नस्ब जदीद अमरीकी थर्ड जो मिसाइल दिफाई निजाम वहां पे है उसको पूरी तरीके से वहां खत्म किया गया है। जो रडार सिस्टम वहां पे लगाया गया था उसको भी ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है और पूरी तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का था उसको निशाना बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जानते हैं कि बताया जा रहा है कि तकरीबन $300 मिलियन इसकी कीमत बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जानते हैं कि अमेरिका को अगर किसी चीज पे गरूर होता है तो वो अपनी मिलिट्री पे, वो अपने जो उनके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी बहुत शुक्रिया रफी। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने जो है पलटकर वार कर दिया है उसने कहीं ना कहीं अमेरिका का गुरूर चकनाचूर जरूर कर दिया है। और साथ ही में जिस तरीके का नुकसान उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को पहुंचाया है, किसी ने शायद तस्वीर भी नहीं किया था कि अमेरिका के थाड़ को कोई उड़ा सकता है और वो भी ईरान जैसा मुल्क। लेकिन ईरान जिस तरीके से अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा है और चालबाजी भी सामने आ रही है, उसे यही लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और खबरें ऐसी आ सकती है जो पूरी दुनिया को चौंका सकती हैं। और सबसे अहम बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कई दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि अमेरिका और इस्राइल ईरान के खिलाफ इस जंग को जीत ही नहीं सकते, क्योंकि जो अमेरिका और इस्राइल के मकासद हैं वो तो पूरे होने ही नहीं है, ऐसा दिफाई माहिरीन का कहना है। हजरात, लेटेस्ट अपडेट्स क्या आते हैं उस बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही में आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि जो खबरें सामने आ रही है कि खामनाई जिंदा है, इसके बारे में ईरान का क्या कुछ कहना है, ऑफिशियली क्या कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक मकामी खबर की बात करते हैं। और आज एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर इस सवाल को सुने। क्या सियासत सिर्फ इलेक्शन जीतने का नाम है या सियासत नजरियात, जुर्रत और जिम्मेदारी का नाम भी होता है? आज अपनी पार्टी अपने कयाम के 6 साल मुकम्मल कर रही है। 8 मार्च 2020 वो वक्त जब 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर शदीद गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा था। खामोशी थी, खौफ था और सियासी क़यादत का बड़ा हिस्सा पस मंजर में चला गया था। उसी वक्त कुछ लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि सियासत सिर्फ नारे नहीं होंगे, अमली सियासत होगी। जी हां, अपनी पार्टी एक वाज़ा फलसफे के साथ कायम की गई। जज्बाती नारों के बजाय हकीकत पसंदाना और अमली सियासत मकसद था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मजीद नुकसानात से बचाया जा सके और इनके बुनियादी हुकूक
खुसूसन जमीन, रोजगार और शिनाख्त के हुकूक को महफूज रखा जाए। अब सवाल उठाया जाता है आप इलेक्शन क्यों नहीं जीत सके। अपनी आप पार्टी से अक्सर यह पूछा जाता है आप इलेक्शन क्यों नहीं जीत सके। यह सवाल आज हम भी उठाएंगे, लेकिन मैं आज इस सवाल को उल्टा पूछना चाहता हूं। क्या तारीख में हर बड़ी सियासी तहरीक पहली लड़ाई में जीत गई थी? क्या नजरिया सिर्फ एक इलेक्शन से खत्म हो जाता है? याद रखिए, सियासत कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं होती, बल्कि सब्र और इस्तिकामत का एक तवील सफर होता है। दुनिया की बड़ी तहरीकें पहले सीटें नहीं जीतती, पहले इलेक्शन नहीं जीते, उन्होंने पहले ख्यालात जीते, एतमाद जीता और वक्त के साथ अपनी जगह बनाई। आज 6 साल बाद भी एक बात वाज़ा है, अपनी पार्टी का बयानिया वही है, मकालमा होगा, अमन होगा, तरक्की होगी और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल होगा। तो आज की बहस इस हिस्से में यह होगी, क्या कश्मीर की सियासत को नारों से आगे बढ़कर हकीकत पसंदाना सियासत की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो फिर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह यहां से शुरू होता है। खातिन हजरात, मैं आपको याद दिला दूं और एक सवाल जो मैं सबसे सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि आज का सवाल यह है, एक बहस, एक सवाल और एक हकीकत भी। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने कयाम के 6 साल मुकम्मल कर रही है। 8 मार्च 2020 यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह एक सियासी जुर्रत का लम्हा था। वो वक्त याद कीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर। खामोशी, गैर यकीनी, खौफ और सियासत में एक बड़ा खिला। इसी माहौल में एक आवाज उठी और इस आवाज का नाम था अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी। यह पार्टी इस सोच के साथ बनी कि सियासत सिर्फ नारों से नहीं चलती, हकीकत से चलती है। जी हां, अपनी पार्टी एक बिल्कुल वाज़ा फलसफे के साथ कायम की गई थी, जज्बाती नारों के बजाय हकीकत पसंदाना और अमली सियासत। मकसद यह था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मजीद नुकसानात से बचाया जाए और इनके बुनियादी हुकूक, बिलखसूस जमीन, रोजगार और शिनाख्त के हुकूक को महफूज रखा जाए। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, सियासी मुबस्सिरीन ये तस्लीम करते हैं कि यह पार्टी के कयाम के फौरन बाद डोमिसाइल कानून में तरमीम के जरिए मकामी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला उठाया गया। यानी सवाल यह नहीं है कि पार्टी ने क्या कहा, सवाल यह है कि पार्टी ने क्या किया। लेकिन एक और सवाल भी उठाया जाता है, कहते हैं अपनी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकी। मैं पूछता हूं, क्या सियासत सिर्फ इलेक्शन जीतने का नाम है? क्या नजरिया हार जाता है अगर सीट न जीती जाए? याद रखिए, सियासत कोई 200 मीटर की दौड़ नहीं होती, बल्कि यह सब्र, इस्तिकामत और तवील जुदोजहद का सफर है। दुनिया की बड़ी बड़ी सियासी तहरीकें पहले इलेक्शन नहीं जीतते, इन्होंने पहले ख्यालात जीते, लोगों के दिल जीते, एतमाद जीता और यही फलसफा अपनी पार्टी का है। यह पार्टी उस वक्त बनी जब सियासी फिजा इंतहाई मुश्किल थी और दहाइयों पुरानी जमातों के मुकाबले में इसके पास तंजीमी ढांचा बनाने के लिए बहुत कम वक्त था। मगर आज 6 साल बाद यह पार्टी जम्मू कश्मीर की सियासत में एक वाज़ा और मुनफरिद बयानिया रखती है। एक बयानिया जो कहता है सियासत तसादुम से नहीं, मकालमे से आगे बढ़ेगा। सियासत नफरत से नहीं, तरक्की और इस्तिकाम से मजबूत होती हैं और सियासत का मकसद इक्तिदार नहीं, लोगों की खिदमत होना चाहिए। अपनी पार्टी आज भी कहती है जम्मू कश्मीर को पायदार अमन चाहिए, जम्मू कश्मीर को मुस्तकिम मुआशियत चाहिए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुस्तकबिल चाहिए। तो आज छठे यौम तासीस पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अपनी पार्टी कहां है, कहां पे खड़ी है। असल सवाल यह है कि क्या कश्मीर की सियासत को एक नई हकीकत पसंदाना और जिम्मेदार क़यादत की जरूरत है? और अगर जवाब हां है तो फिर बहस जारी रहेगी, सवाल उठते रहेंगे और सियासत का यह सफर भी जारी रहेगा। क्योंकि नजरिए इलेक्शन से नहीं मरते, नजरिए वक्त के साथ मजबूत होते हैं और यही पैगाम है अपनी पार्टी के छठे यौम तासीस का। आज अल्ताफ बुखारी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जो मिडिल ईस्ट में सूरत हाल बनी हुई है उसकी वजह से पार्टी जो है यौम तासीस नहीं मना रही है, लेकिन एक पैगाम अपनी ट्वीट के जरिए जरूर दिया।
आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कयाम को 6 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक पैगाम जारी करते हुए पार्टी की बुनियाद और इसके मकासद को याद किया। अपने पैगाम में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को उस वक्त कायम की गई थी जब 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक इंतहाई मुश्किल मरहले से गुजर रहा था। उनके मुताबिक उस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत और रियासती दर्जा खत्म किया गया बल्कि रियासत को 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में भी तकसीम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस दौर में लोगों को जमीन और सरकारी नौकरियों पर अपने खुसूसी हुकूक के खात्मे का खदशा था, जबकि हजारों अफराद जेलों में बंद थे और पूरा खिता सख्त पाबंदियों और मवासलाती बंदिशों की जद में था। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन हालात में जब बेशतर इलाकाई सियासी जमातें खामोश थी, कुछ हम ख्याल अफराद जिनमें साबिक वुज़रा और अरकान असम्बली शामिल थे इकट्ठे हुए और अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया। उनके मुताबिक इसी फैसले के नतीजे में अपनी पार्टी वजूद में आई। उन्होंने बताया कि पार्टी के कयाम के फौरन बाद वफद ने नई दिल्ली का दौरा किया और वजीर आज़म, वजीर दाखिला, दीगर मरकजी क़यादत से मुलाकातें किए, जहां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमीन और सरकारी नौकरियों पर खुसूसी हुकूक बरकरार रखने का मुतालबा किया गया। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक पार्टी की कोशिशों से हजारों ज़ेरी हिरासत अफराद की रिहाई भी मुमकिन हुई। मुझसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोहिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुंतजिर साहब, सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को वजूद में आती है, 6 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन 2024 में आप कोई भी सीट नहीं जीत सके, यहां तक कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी अपनी सीट हार जाता है। जी, आपने सवाल सुन लिया। मैं अर्ज करूं? जी। मैं अर्ज करूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को वजूद में लाई गई, बिल्कुल एक वाज़ेह फलसफे और एक मकसद के तहत कायम की गई। जी। हमारा यही मकसद था कि हम लोगों को हकीकत से आगाह करें। जो हमारी जमीनें, जो हमारी नौकरियां, जो हमारी शनाख्त 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार ने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर हमसे छीन ली, उसके रद्द अमल में जो नुकसानात हमें उठाने पड़े, उन चीजों का दिफा कैसे किया जा सके, हमारी जमीनों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। क्योंकि बिल्कुल 2020 में ही 2 चीजें हुई। एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमारी कोर्ट में, श्रीनगर हाई कोर्ट में 36 जगहें खाली थी मुलाजमतों के लिए। तो जब एडवर्टाइज आ गई उस बारे में, तो उसमें बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट नोटिस में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां सिर्फ क्लास 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो उसमें इस क्लास 4 से सुपीरियर पोस्ट से उनमें मुल्क की दीगर रियासतों से कैंडिडेट फार्म भर सकते हैं। और साथ ही एक दहशत का माहौल था, लीडर्स बंद थे, बहुत सारे लोग, आम वर्कर भी और आम लोग भी जेलों की जिन्नत बनाए गए थे। तो उस जमूद और दबाव को तोड़ने के लिए, कश्मीरी आवाम को एक सच्ची सियासत देने के लिए, सच्ची आवाज देने के लिए, एक इसी बिल्कुल नेक मकसद के लिए कि हम अपनी जमीनों की दिफा करें, अपने पढ़े लिखे लोगों को हम अपनी नौकरियां बिल्कुल महफूज कर सकें। और उतना ही नहीं, उस वक्त केएस ऑर्डर, जो हमारा केएस का ऑर्डर है, उसको विड्रा करने का भी मनसूबा इनके पास था। और इतना ही नहीं, एमबीबीएस के बाद जब एमडी किया जाता है और डीएम किया जाता है, डीएम की जो हमारी अपनी यूटी की मखसूस सीटें थी, एमडी के लिए मखसूस सीटें थी, एमबीबीएस के बाद जो की जाती हैं वो डिग्रियां, उनको भी बिल्कुल डिवाइड किया गया था बाकी रियासतों के लिए। तो उस सारी चीज को बचाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा, कुछ हम ख्याल सियासतदानों ने, जिसमें बेशतर सबका एमएलए साहिबान थे, सबका मिनिस्टर्स थे, यानी अवामी नुमाइंदे थे, तो एक वफद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भेजा और उनसे बात की। और उसी असना में जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लाई गई और एक ऑर्डर निकलवाया गया कि जम्मू कश्मीर की जो
जगह खाली नशिस्तें हैं मुलाजमतों की, वो वहीं के जो पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां वही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं वक्त होने वाला है, नमाज ईशा का वक्त होने वाला है और 8:15 बजे हमें दरगाह आसार शरीफ से जो है बराह रास्त तरावी भी नशर करनी है टीवी पे। आपसे मुख्तसरन जानना चाहूँगा, आज आपने यौम तासीस नहीं मनाया। मैं बुखारी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, जैसे मेरी टीम ने मुझे बताया कि उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मिडल ईस्ट में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, उसी सिलसिले में जो है आज की ये इवेंट जो है हम उसको नहीं सेलिब्रेट नहीं कर रहे। आपसे जानना चाहूँगा। जी, हमने पहले ही जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने सबसे पहले, जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जो वहां के सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं हैं बल्कि आलमी दुनिया के तमाम मुसलमानों के हर मकतब फिक्र से वाबस्ता मुसलमानों के मजहबी रहनुमा है, मजहबी पेशवा है, तो उनको शहीद करने के वाक़ा की सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने इब्तिदा में ही बड़ी जोरदार मजम्मत की और इसराइल और अमेरिका की इस दहशतगर्द कार्रवाई को नकारा और धुतकारा और ईरानी अवाम से, अपने सुप्रीम लीडर से अपनी वाबस्तगी और यकजहती का इजहार किया गया। क्योंकि ईरान की तरफ से और यहाँ की मजहबी अंजुमनों की तरफ से 40 दिन के मातम का ऐलान किया गया है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास में बाज़ाब्ता तौर ये फैसला लिया गया कि 40 दिन तक कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगी पार्टी की तरफ से, बल्कि बिल्कुल इत्तेहाद इत्तेफाक और इफ़हाम तफ़हीम के रास्ते को तलाशने के लिए मरहलावार तरीके से काम किया जाएगा। और जो भी इस सिलसिले में हमने फंक्शन करने हो, प्रोग्राम उसका इनेकाद करना होगा, वो इंशाअल्लाह ताला फिर ईद के बाद ही उसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर PAC की कमेटी के बाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज के रोज 8 मार्च 2020 को यौम जो इसको फाउंडेशन के दिन, जो हमारा राइजिंग डे है, वजूद में आने का दिन है अपनी हमारी पार्टी का, हम इस इरादे को दोहराते हैं कि हम वादाबंद है लोगों के साथ। हमें यह गम नहीं है कि हमने इलेक्शन हारा, लोगों ने हमें वोट दिया या नहीं दिया, क्योंकि तमाम पार्टियां हमारे खिलाफ थे, कभी ये टेक दिया, कभी वो टेक दिया, और 4 साल के अरसे में जितनी पजीराई हमको आवाम से हासिल हुई वो हमारे लिए काफी, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत अच्छा वोट शेयर हासिल किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादाबंद और इरादा करती है कि जिन नुकात के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम की तकद्दुस को बहाल करने के लिए, हमारे स्टेटहुड को वापस बहाल कराने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, डेली वेजर्स को रेगुलराइज कराने के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के साथ वाबस्ता बहुत सारे मद जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं वादी में, जम्मू कश्मीर की यूटी में, उनको कायम करने के लिए। इतना ही नहीं, जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम विंटर्स में 500 यूनिट बिजली और समर्स में 300 यूनिट फ्री दे देंगे, और हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको 5000 माहाना ऑनरेरियम दे देंगे। इन सभी वादों को, और सबसे बड़ी बात, जो कैदी हमारे जेलों में पड़े हैं उनको रिहा कराने के लिए आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाएंगे मुंतजिर साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, क्योंकि मैंने कहा कि 8:15 बजे हमें तरावी नशर करनी है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा, जब मैं इस सेगमेंट पे बात कर रहा था, तो मैंने पहले ही कहा कि क्या तारीख में हर बड़ी सियासी तहरीक पहले लड़ाई में जीत गई थी, तो क्या नजरिया सिर्फ एक इलेक्शन से खत्म हो जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि हमें याद रखना चाहिए, सियासत कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं होती, बल्कि सब्र और इस्तिकामत का एक तवील सफर है। दुनिया की बड़ी बड़ी तहरीकें और बड़ी बड़ी पार्टियां पहले इलेक्शन नहीं जीतती हैं, बल्कि वो लोगों का एतमाद, ख्यालात और उनका सब्र जीतती हैं। और इसी के साथ मैं आपको गुड लक भी कहता हूं आने वाले आयाम के लिए। आखिर पे 2 लाइन मैसेज अपनी पार्टी की तरफ से लोगों के लिए, 2 लाइन मैसेज ओनली। जम्मू कश्मीर के अवाम को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जिस सच्ची सियासत का आगाज हमने किया है, यहाँ के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के लोगों के जानलेवा मसाइल हल कराने के लिए, मुश्किलात का दिफा कराने के लिए, हम उस पर वादा बंद है, शदमत से कायम है। हमारे सब्र, इस्तिक़लाल और हिम्मत में कोई लग़ज़िश नहीं आई है, कोई कमजोरी नहीं आई है। जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में अपनी पार्टी सच्ची सियासत के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल हल कराने के लिए और मुल्क की सालमियत के लिए काम करने के लिए रवान दवा है, और इंशाअल्लाह ताला अपने सच्चे वादों पे कायम रहेगी और अवाम में
इंशाअल्लाह ताला सरुखरो होने की पॉलिसी को साबित करके रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोहिद्दीन बराह रास्त हमसे बात कर रहे थे। आज अपनी पार्टी यौम तासीस मना रही है, यानी अपनी पार्टी आज 6 साल की हो गई। और प्रोग्राम की इस मोड पे मैं आपको बता दूं कि कल से जो है तालीमी इदारे खुलेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। खुसूसन जब मैं कश्मीर की बात करूं तो कल से जो है तालीमी इदारे खुल रहे हैं। और जो बच्चे विंटर वेकेशन के बाद जिनका पहला कल दिन है उनको हम गुड लक कहेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी दुआएं। और खातिन हज़रात, प्रोग्राम के आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज हम यौम तासीस यानी आज जो है अपनी पार्टी 36 साल की हो गई है। और आज इसी सिलसिले में दूसरे सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम सवाल सामने यह आया था कि अपनी पार्टी जो है कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी जब 2024 में यहां पे चुनाव हुए थे। लेकिन अपनी पार्टी ने यह कहा, उनके हौसले बुलंद हैं। और जो दीगर यहां पे पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पार्टियां हो, उनके मुकाबले में 2024 में ये सिर्फ 4 साल की थी। और जो 40 सालों से यहां पे पार्टियां हैं उनके मुकाबले में फिर भी वोट शेयर के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और साथ ही में एक अच्छा पैगाम भी जो है मुंतजिर मोहिद्दीन ने अपने बयान में ज़रूर ये दे दिया है कि अपनी पार्टी एक वाज़ा फ़लसफ़े के साथ कायम की गई है। जज्बाती नारों के बजाय हकीकत पसंदाना और अमली सियासत मकसद है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। आगे आया चाहता है दरगाह आसारी शरीफ हजरत बल से बराह रास्त तरावी। इन न्यूज को बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं। आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह आपके तमाम रोजे और इबादत कबूल फरमाए जो आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए फरमाते हैं। मैं मुदस्सिर याकूब गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। खुदा हाफिज।